आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी के सामने ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये क्वेश्चन मॉडल है आपके झारखंड फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर और एसीएफ की, इसका पार्ट 2 मैं ला रहा हूँ। ये पार्ट 2 है। जो भी स्टूडेंट ये नहीं देखे हैं पार्ट 1, आपको कमेंट बॉक्स में वहाँ का पार्ट 1 का लिंक मिलेगा। वहाँ से जाकर पार्ट 1 का जो वीडियो है वो देख सकते हैं। मैं बता दूं कि झारखंड में किसी भी तरह का पहले इस तरह की एग्जाम नहीं हुई है, ये फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है। तो ये सबसे पहले मैंने प्रॉमिस किया था आप सभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, तो जो अगल-बगल स्टेट जैसे राजस्थान में आपका राजस्थान में हुआ है, तो राजस्थान का मैं क्वेश्चन मॉडल उठाता हूँ क्योंकि यहाँ से जेपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। दूसरा उत्तर प्रदेश होगा, यहाँ से मैं उठाऊंगा इसके बाद, और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन जेपीएससी में रिपीट किए जाते हैं। हालांकि सभी का पैटर्न अलग-अलग है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका एक ही है। इसमें जो जीके और जीएस का क्वेश्चन है वो सेम होगा। बहुत सारा तो आपका कॉपी किया हुआ रहेगा। तो जो भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं, आप पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। इसी की वीडियो के कमेंट में होगा, उसका लिंक मिल जाएगा, या तो फिर चैनल पे आपको मिल जाएगा। चलिए लेट ना करते हुए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। और जो नए हैं यहाँ पर, आप क्या करेंगे कि लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको इंपॉर्टेंट जो भी चीजें यहाँ है, या तो नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो भी होगा, या तो फिर जो आपकी क्लासेस हैं सारे आपको मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ 53 क्वेश्चन देखिए क्या है इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ 53 क्वेश्चंस। चूंकि मैं बता दूं यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये राजस्थान पीसीएस का है, राजस्थान का जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और एसीएफ का है उसका क्वेश्चन है, एक कंबाइंड है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर इसी में हमारा एसीएफ का काम चलेगा। देखिए यहाँ जो लेवल हाई लगेगा आपको वो एसीएफ के लिए मान लेना, जो लेवल एकदम लो लगेगा वो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए मान लेना। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन का एक मॉडल दिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सब सेशन होने के बाद मैं आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन मॉडल बनाकर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और एसीएफ दोनों के लिए अलग अलग लाऊंगा। क्लियर, दोनों के लिए अलग अलग लाऊंगा ताकि आप लोग को दोनों को पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे। यहाँ पर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट में ज्यादा होता है, कथन कारण जो होता है, जो आपका रिसेशन और रीजन वाला ज्यादा क्वेश्चन होता है, मिलाने वाला ज्यादा क्वेश्चन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन एसीएफ में ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसमें थोड़ा कम मिलेगा देखने को। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। और क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। अब आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। क्वेश्चन का लेवल देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। जिनको हिंदी समझ में आता है हिंदी करेंगे, जिनको इंग्लिश मीडियम देखना है दोनों करेंगे, दोनों मीडियम आपके पास है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, तीसरा नंबर होगा, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, ये आपका जो है मिल रहा है क्या, प्रोटोजोआ होता है। क्लियर। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा कि यहाँ क्या होना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट वाला जो एस्कारिक लम्ब्रिकोइडिस है, ये क्या होता है, ये विषाणु नहीं होता है। ये क्या होता है, तो ये परजीवी परजीवी क्या होता है, परजीवी कृमि होता है। क्या होता है, परजीवी कृमि। क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर देखियो देखो क्या है कि साल्मोनेला टाइफी, ये क्या होता है, तो एक तरह का ये टाइफाइड वगैरह जो होते हैं, फीवर होता है उसको लेकर होता है। तो माइक्रोप्लाज्मा नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, तो ये होगा आपका एक तरह का वायरस होगा। क्लियर, ठीक है, वायरस। अब नेक्स्ट जो हमारा इसी में फोर्थ नंबर क्या होगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक तरह का प्रोटोजोआ होगा। ये जीवाणु नहीं होगा, एक तरह का क्या होगा, प्रोटोजोआ। ठीक है, आया समझ में, ये प्रोटोजोआ होगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस मिलान होता है, और इस तरह से आपको क्वेश्चंस को देखना होगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस में थोड़ा फेर बदल करके आपको यहाँ जेपीएससी में जो है रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर या फिर एसीएफ में पूछ दिए जाएंगे। ये क्वेश्चंस 2018 में पूछा एग्जाम हुआ था, लेकिन मतलब 18 में वैकेंसी आई थी, लेकिन 21 में एग्जाम हुई थी राजस्थान की। तो क्वेश्चन का पैटर्न वही होता है, क्वेश्चन का लेवल वही होगा, थोड़ा और भी बढ़ सकता है, और चीजें इसी तरह से आपकी पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है। हम लोग थोड़ा सेशन को जल्दी करते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम उतना नहीं बचेगा और सेशन लंबा हो जाएगा। दूसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य का पहचान करना है। यहाँ पे श्वेताणु केंद्रक रहित होते हैं। ये आपके क्वेश्चंस क्या हैं, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, तो ये गलत है। दूसरा क्या है कि वृद्ध और क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं, जो आरबीसी होता है, वो क्या है, प्लीहा में नष्ट हो जाती है। ये बिल्कुल सही है। और बिंबाणु का उत्पादन यकृत में होता है, ये गलत है। अब जब ये एक ही सही है तो ये भी गलत होगा, तो मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर, हमारा क्या होगा कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है, हवा में प्रासरव्य तरंगों की चाल। हमें देखना है कि हवा में प्रासरव्य तरंगों की चाल क्या होती है। तो ये क्या होता है भाई, हमारा हवा में प्रासरव्य तरंगों की चाल, तो ये
देखिए सारे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सीधा आंसर बता रहा हूँ। हवा में श्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल के समान होती है। ठीक है, ये आंसर होगा इसका कि हवा में श्रव्य ध्वनि श्रव्य मतलब सुन सकते हैं, श्रव्य ध्वनि का कितना होता है 20 20 से लेकर कितना होता है 20 के हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, जो आप सुन सकते हैं, तो तरंगों की चाल के समान होती है इसकी। ठीक है, अब मैं बात करूं, ये तो पराश्रव्य तरंगे थे, अब इसमें आता है क्या आपके पराश्रव्य तरंगों का कितना होता है, पराश्रव्य तरंगों का कितना होता है, तो 20,000 हर्ट्ज होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा, कितना होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा मेरे मित्रों। अब ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाला कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पराश्रव्य तरंगे कौन कौन सुन सकता है, तो कौन कौन सुनता है, एक कुत्ता सुनता है और दूसरा कौन सुनता है, तो चमगादड़। ठीक है, चमगादड़, ये दोनों ही आपके पराश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होता है। क्लियर। अब इसी में एक और चीज आ जाता है, क्या, अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे कितनी क्या होती है, तो ये आपके 20 हर्ट्ज से कम होता है, से कम। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। अब यहां पर आपको देखना है कि 20 हर्ट्ज से कम के लिए कहां होगा, तो जो भूकंप आती है ना हमारी, भूकंप में जो ध्वनि होती है, भूकंप से जो ध्वनि होती है, उसी में आपको देखने को मिलता है। क्लियर, कहां पर, अवसर्व तरंगों में। तो इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको घुमा के पूछा जाएगा तो आप आंसर बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा बस कॉन्सेप्ट आपको रखना है। मैं बुक रिकमेंड कर देता हूं, साइंस के जो क्वेश्चंस के बुक आपके होने चाहिए वो आपके लूसेंट आपके लिए काफी है, लूसेंट से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि आपको जैसे 20 क्वेश्चन पूछने हैं, तो एक दो क्वेश्चन अगर नहीं मिला तो इसी के लिए परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे सर एक दो क्वेश्चन नहीं मिला आप कैसे कर सकते हो। भाई हमें मैक्सिमम क्वेश्चन देखना है, 100% क्वेश्चन किसी में नहीं मिलने वाला है। फिर आपको पूरा एनसीईआरटी नीचे से लेकर ऊपर तक सारी चीजें पढ़नी होंगी तभी, और उतना याद भी रखना है। ऐसा तो है नहीं कि खाली एक बार पढ़ के निकल जाना है, ऐसा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 नंबर क्या है। 56 में भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन कौन सा है यहाँ पर, तो आपका GSLV MK2 है। ठीक है, GSLV MK2 है। ठीक है, क्लियर। और इसकी मैं बात करूं तो ये क्या होगा, ये इसका जो कैरी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता वाली है, ये 6,000 केजी वाली। ठीक है, इसकी ये क्षमता है कैरी करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018। देखिए 18 का पूछा हुआ है तो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी इसका आंसर आप देख लो क्वेश्चन देखकर, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान का भाग नहीं है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा, जब भी ये क्वेश्चन बना था तो करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा ये। क्लियर, तो यहाँ पर कौन सा का भाग नहीं है, तो जनता नेट इसका भाग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर, रबर, प्लास्टिक, सादा नमक और मोम। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि सादा नमक। सादा नमक क्या होगा, एक क्रिस्टलीय ठोस होगा, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, क्या होता है ना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, आपका जो इसका गलनांक होता है, क्या होता है, गलनांक। इसका गलनांक क्या होता है, इसका गलनांक आप सभी को के लिए क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित। क्लियर, इसका गलनांक क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, इसका गलनांक निश्चित होगा क्रिस्टलीय ठोस का। देखिए और भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन में आप उलझ कर मत रहिए। आप बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे करके अगर दिमाग में बैठाते हैं तो ज्यादा अच्छा है, एक ही दिन सारा कुछ दिमाग में नहीं बैठेगा, इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। इसके जो नीड है वो आप देखिए। 59 क्वेश्चन क्या है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व युग्म वायुमंडलीय दाब एवं 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, तो कौन सा रहता है, तो आपका ये होगा ब्रोमीन और मरकरी। ठीक है, ब्रोमीन और मरकरी के बारे में क्या कहा जाता है कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर में भी ये क्या होगा कि ये द्रव्य बना रहेगा। क्या होगा कि द्रव्य बना रहेगा। क्लियर, क्या होगा, ये द्रव्य बना रहेगा। अब इसी में हम लोग मरकरी की ब्रोमीन की बात करेंगे, तो ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन क्या है, एक मेटल है, मतलब एक क्या है, धातु है। क्लियर, ब्रोमीन क्या है, एक धातु है, और वही मरकरी क्या है, एक नन मेटल है। ठीक है, ये क्या है कि अधातु है। ठीक है, अधातु है। क्लियर, सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, ब्रोमीन
ब्रोमीन जो होगा वो होगा नन मेटल, अधातु। और ये जो होगा वो होगा, सॉरी, ये होगा मेटल, ये होगा धातु। क्लियर, ये चीज हो गया। आगे मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, क्या होगा? PSLV C45 से 1 अप्रैल 2019 को एमिसेट के 4 देशों के 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 4 देश व उनके उपग्रहों की संख्या कोष्टक में है। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन जो यहाँ पर आपका है करंट अफेयर का क्वेश्चन है वहाँ का, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? दोस्तों, अच्छा लग रहा है अगर सेशन को तो लाइक करते चलिएगा, और प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारा जो बैक का सेशन है इसमें बहुत लोग पता नहीं क्या इंतजार कर रहे हैं कि कब एग्जाम होगा या क्या होगा, क्या इंतजार कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग स्टेट का निकाला जाता है, आप सभी को पता यहाँ नहीं हुआ है। आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, क्योंकि ये देखिए, बनाना कोई बड़ा मेहनत नहीं है। मेहनत है कि ये पुराना कहाँ से ढूंढना मेहनत होता है, रेलेवेंट है कि नहीं ये देखना होता है, इसके क्वेश्चंस कितने, कौन कौन से क्वेश्चंस रेलेवेंट हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सब सारी चीज़ें जांच कर परख कर मैं आपके लिए लाता हूँ। तो बहुत साधारण बस वीडियो बनाना एक नहीं है, उसके पीछे और आगे बहुत सारा मेहनत होता है। तो प्लीज़ आप सब ना कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपको पेमेंट तो नहीं देना पड़ रहा है, कम से कम आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से हमें भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण क्या है? श्वेत फुफ्फुस कैंसर, तो ये क्या होगा? तो यहाँ पर होगा अस्बेस्टोस। अस्बेस्टोस की वजह से क्या होगा? श्वेत फुफ्फुस कैंसर, व्हाइट लंग कैंसर होता है। क्लियर, 61 का व्हाइट लंग कैंसर किसकी वजह से होता है? तो अस्बेस्टोस के वजह से होता है। क्लियर, सभी को आया समझ में? इसी में कुछ बातें, जैसे सिलिका की मैं बात करूं तो सिलिका की क्या बातें हैं? सिलिका की बातें हैं, इसको सिलिका की जो बातें हैं उसको, इससे भी जो बीमारी होती है वो फुसफुस की बीमारी होती है। फुसफुस की जो आपका सांस लेने में जो बीमारी होती है, इसी से सिलिका से होती है। लेकिन एस्बेस्टस से श्वेत फुसफुस कैंसर हो जाता है। इसी का नाम क्या होगा? तो ये फैब्रस सिलिकेट होगा। क्या होगा? फैब्रस सिलिकेट। ठीक है, फैब्रस सिलिकेट होगा। आप चाहो तो ये सब छोटी छोटी चीज एक रफ में या फिर एक नोट कर सकते हो, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। कागज की लुगदी से क्या होता है? हमारा कागज की लुगदी से लुकमेनिया होता है। क्या होता है? लुकमेनिया लुकमेनिया होता है, जो एक तरह का कैंसर रोग होता है। ठीक है, एक कैंसर रोग होता है, इससे कागज की लुगदी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में अभी आविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये आपका कहलाती है जैव आवर्धन। ठीक है, जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन। अभी सभी को पता होगा कि बायो मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन का फॉर्म मतलब क्या, किसको कहा जाता है? तो हमारी जो खाद्य की श्रृंखला होती है, क्या होती है? खाद्य श्रृंखला। ठीक है, अच्छा बताएंगे, मैं स्पीड में तो नहीं बोल रहा ना, मैं स्पीड में तो नहीं बढ़ रहा ना, क्योंकि मैं धीरे भी बोलूंगा तो आप सब तेज बच्चे हो ना, आप क्या करोगे? 1.5 इंटू 2 इंटू में सुनोगे। ठीक है, इसलिए मैं एक लेवल में बोल रहा हूं, ताकि आपको स्पीड भी करने की जरूरत ना पड़े और आपको धीरे भी ना लगे। तो ये खाद्य श्रृंखला जो होता है ना, खाद्य श्रृंखला के जो आपके पोषण, खाद्य श्रृंखला में जो पोषण के स्तर होते हैं, किसके? तो पोषण के जो स्तर होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन का जो लेवल होता है, उसमें जहरीले रसायन का बढ़ना, इसमें क्या होता है कि जहरीला जो रसायन होता है इसका बढ़ जाना क्या होता है? जैव आवर्धन होता है। क्या होता है? बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। समझ में आया? ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक यहाँ पे नहीं है वो है आपको किलोवाट घंटा। मतलब इससे क्या समझ में आया कि जूल पर सेकेंड, वॉट और अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। ठीक है, और हॉर्स पावर ये सब क्या है? 746 हॉर्स पावर होता है। अच्छा, ये क्या है कि किलोवाट घंटा की नहीं है, तो ये सब क्या है? इसके एसआई मात्रक हैं। अब ये किसका एसआई मात्रक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा जो एसआई मात्रक है वो है ऊर्जा का। किसका है? तो ऊर्जा का है। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पे है, क्या है नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पे? देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अधिकांश पीटी आविश कीट समूह विशिष्ट होते हैं। इस आविश को कोडित करने वाले जीन का नाम है।
क्या जीन का नाम है, इसको कोडित करने वाले जीन कौन से हैं, तो क्राई। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे भी थोड़ा दूसरे टाइप का लग रहा है। ऐसे क्वेश्चंस अमूमन नहीं ही पूछे जाते हैं यहाँ पर, या नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप कॉपी, ज्यादातर चांस होता है कॉपी हो जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कार्बन के अपर रूपों का चयन कीजिए। कार्बन के अपर रूप क्या क्या हो सकते हैं, कार्बन के अपर रूप क्या क्या हो सकते हैं मेरे दोस्तों। तो ये आपके देखिए, सबसे पहले ग्राफीन हम लोग मान सकते हैं, दूसरा फ्लोरीन होता है। ठीक है, कार्बोनडम नहीं, ये नहीं होगा, डायमंड होगा, कार्बाइन ये भी आपका होगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी डी ई, ए बी डी ए पहला नंबर होगा। अब ये आपको कार्बोनडम क्या है, ये आपको क्या होगा 65 का जो सी नंबर। अब ये क्या है, जब ये सब आपके कार्बन के अपरूप है, अपर रूप है, और ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिलिकन। जो आपका सिलिकन होता है ना, कार्बाइड, इसको कहते हैं सिलिकन, सिलिकन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड इसको कहा जाता है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, और मैं आगे बढ़ता हूं, और थोड़ा स्पीड में बढ़ना होगा, नहीं तो हमारा सेशन लंबा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय लवण है, इसमें बताना है। आप सभी के पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। देखिए ऑप्शन में नहीं लूंगा नाम, कभी कभी आपके अम्लीय लवण के साथ क्वेश्चन अगर मैं पहला सोडियम क्लोराइड बोल देता हूं तो आपके दिमाग में बैठ जाता है। होता है ऐसा कभी कभी कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके साथ पहला ऑप्शन बोलने के बाद हमारे दिमाग में बैठ जाता है, और वैसा ऑप्शन कभी वहां आए तो हमारे से गलती होता है। इसलिए मैं यहाँ पर आपके सीधे आंसर ही बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय लवण है, कौन सा है, कौन सा अम्लीय लवण है ये, तो अमोनियम क्लोराइड है ना, अमोनियम क्लोराइड। समझ में आया। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ थर्ड नंबर जो आपका है वो होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा अमोनियम क्लोराइड का, NH4Cl। ठीक है, NH4Cl आप सभी को पता है कि एन आयन, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और क्लोराइड जो होता है Cl-। ठीक है, तो NH4Cl ये चीज आपका अम्लीय है। बाकी कौन सा है, बाकी आपका कुछ द्रव्य है, कुछ क्षारीय है, बेस फॉर्मेशन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था किसको माना जाता है मेरे प्यारे मित्रों, तो ये प्लाज्मा को माना जाता है। किसको, प्लाज्मा को। क्लियर, किसको माना जा रहा है, प्लाज्मा को, किसको। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर बहुलक है। ये बहुत बार क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबर जो एक बहुलक है, किसका बहुलक है, तो बहुत ये लूशन में डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो ये सब जो बहुलक है वो क्या है, आइसोप्रोपीन, आइसोप्रीन का। ठीक है, आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या होगा, C5H8। ठीक है, आइसोप्रीन का ये फॉर्मूला होगा। क्लियर, मैं आगे बढ़ूं। अब यहां पर आपके जो क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले हैं वो क्या है, राजस्थान वाले क्वेश्चंस हैं। यहाँ तो मैं ये क्वेश्चन को हटा देता हूँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं हटेगा, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए वो करा के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए। अब अभी आपको यहाँ पर सही जो कूट दिए गए हैं उसके सही कथन आपको बताने हैं कि क्या है। क्लियर, सही कथन आपको बताने हैं कि क्या है। तो यहाँ पर कूट बताइए कि कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए मैं यहां पर एक बार पढ़ के बताता हूं कि क्या होगा। ग्रेफाइड उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है ग्रेफाइड। हाँ, ये हो सकता है, ग्रेफाइड उष्मा का अच्छा चालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। अगर ये सही है तो ये गलत होगा, क्योंकि यहां से यहां तक का स्टेटमेंट आपका ये मैच नहीं कर रहा है। ये सही है। तीसरा क्या है, डायमंड उष्मा का अच्छा चालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। ये भी सही है, डायमंड उष्मा और विद्युत का कुचालक है। नहीं, उष्मा का तो है ना, तो ये क्या होगा, यहाँ पर गलत होगा, मतलब ए और सी होगा। तो कौन सा आंसर यहाँ पर होगा, सॉरी मैं ज्यादा आगे बढ़ गया। ए और सी, मतलब यहाँ पर जो हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है उसका ए और सी यहाँ 2 नंबर पे है। समझ में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या है मेरे प्यारे मित्रों,
कि अप्रैल से सितंबर 2020 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था, मतलब ये राजस्थान से क्वेश्चन है तो इसे भी हटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एफएम प्रसारण के लिए आवृत्ति बैंड बैंड क्या होता है? मतलब हर्ट्ज में पूछ रहा है कि आवृत्ति बैंड क्या होगा। जो एफएम का प्रसारण होता है ना, एफएम आप सुनते हो गाना चल छैया छैया वाला, तो ऐसा वाला जो आपका प्रसारण आवृत्ति बैंड क्या कितना से कितना तक होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, एक आपकी उसकी रेंज होती है, तो वो आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, यहाँ पर क्या होगा, तो एक 88 से लेकर 108 के बीच में होगा। ठीक है, 88 से लेकर 108 हर्ट्ज के बीच में ही आपका सारा एफएम का प्रसारण होगा, जो भी हो। ठीक है, जितने भी आपके एफएम आते हैं एक बार चेक करना, आपको पता चल जाएगा। जो भी आपके एफएम होते हैं ना, 88 से लेकर 108 के बीच में होगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर, लेकिन कोई बात नहीं, इसका आंसर हम सभी को जानना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया था 2020 में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार। पुरस्कार से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और इधर तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनने वाला है। जैसे आपको भारत रत्न मिला है, किसको पद्मश्री मिला है, किसको पद्म विभूषण मिला है, किसको पद्म भूषण मिला है, किसको अर्जुन पुरस्कार, बहुत सारे आपको पढ़ने होंगे। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोगों को स्पीडी रिकमेंड करता हूँ। स्पीडी में बहुत अच्छे से दिया हुआ रहता है, अपडेटेड वाला लेटेस्ट वाला आप पढ़ेंगे तो वहां पर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि इसके करंट अफेयर के लिए जो आपको फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए स्पीडी आपके लिए ठीक है, लेकिन एसीएफ के लिए काफी नहीं होगा। एसीएफ के लिए आपको यहाँ पर कोई वार्षिक वाला, जैसे जो डिटेल में दिया रहता है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, विजन 365, विजन 365, या फिर आपको क्रॉनिकल आता है वार्षिक वाला, ये सब आप देखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन स्टेटमेंट में बना देगा ना। अगला है किशनबाग का नवनिर्मित, ये भी आपका क्वेश्चन वहां से है। ये क्वेश्चन देखिए, आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि वहां के क्वेश्चन हैं, तो वहीं के आंसर है राजस्थान ही होगा। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य, उसमें के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस जो हमारा किसकी स्मृति में मनाया जाता है, ये हम सभी को जानना है। और ये किसके दिवस में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के सुभाष चंद्र बोस, इनके जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में। ठीक है, और इनके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस जुड़ते हैं जो यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा। तो पराक्रम दिवस हमेशा याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए था वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैं इसे छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। डीआरडीओ ने 22 जनवरी 2021 को किस हथियार का सफल परीक्षण किया किया यहाँ क्वेश्चन मुझे एक देखिए, 2018 में ये वैकेंसी आई हुई थी, समझ में आया? अब देखिए आप क्वेश्चन का लेवल कैसे पूछा जाता है, कैसे स्टूडेंट धोखा खाएंगे। 2018 में ये वैकेंसी आई थी, और 2021 जनवरी में ये एग्जाम हुआ था, फरवरी में, सॉरी। अब बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे करंट अफेयर आपको पूछ दिए गए। मैंने बहुत सारे करंट अफेयर 2018, 19, 20 के भी दिखाए, और यहाँ पर देखो 21 का है। मतलब फरवरी में एग्जाम हुआ है, 18 फरवरी को, और 22 जनवरी तक के करंट अफेयर को पूछ दिया गया है। कितना लंबा करंट अफेयर का गैप इन लोगों ने रखा है। तो याद रहे कि जब से ये वैकेंसी आपकी झारखंड में निकली हुई है, मतलब आप कह सकते हो कि जब से गजट में आया हुआ था, ठीक है, गजट में जब से आया हुआ है, तब से लेकर जबकि आपके एग्जाम होंगे वहां तक का करंट अफेयर आपको देखना ही है। एक ईयर का तो आपको नॉर्मल देखना होता है, वो तो है, लेकिन आपको ज्यादा देखना है तो वहां से आपको नॉर्मल देख लीजिएगा। हालांकि एक साल से ज्यादा नहीं हो रहा है, आपको लगभग वही साल हो रहा है, तो आपको उतना देखना है। इसका आंसर क्या होगा 78 का, मेरे प्यारे मित्रों? तो इसका होगा साव। ठीक है, किसका परीक्षण किया है? तो साव का परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 के अनुसार वैश्विक सूचकांक में भारतीय सेना ने कौन सा स्थान अर्जित किया? कौन सा स्थान अर्जित किया है इसमें? तो ये आपके चतुर्थ स्थान होंगे। कौन सा स्थान होंगे? चतुर्थ स्थान होंगे। ये भी आपका उस समय के करंट अफेयर है। तो उधर का करंट अफेयर से भी हम लोगों को मतलब नहीं है, अभी इधर का करंट अफेयर हम सबको देखना है। ये भी आपका करंट अफेयर 2021 का है, मैं इसे छोड़ देता हूँ। ये आपको देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये थोड़ा सा इस पे और क्वेश्चन बनेगा। 2021 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था ना 2020,
अभी आया था और इसको बहुत सारा चीज लागू करने वाला है। जैसे आप सभी को पता होगा कि बीएड के बारे में बहुत हल्ला है कि 4 ईयर का बीएड हो रहा है, तो हो गया है बहुत लोगों को। लेकिन इसमें ना सिस्टम है, जैसे आप 10+2 करके जा रहे हैं तो इसमें आपको बीएड 4 ईयर का करना पड़ेगा। क्लियर? और अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन करके अगर आप बीएड करेंगे तो भी आपको 2 साल का करना होगा, 2 ईयर्स का। क्लियर? और आपने मास्टर्स की डिग्री की है तो आपको 1 ईयर का बीएड यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे हमारे फंक्शन को डिजाइन किया गया है और ये वाला लागू किया जा रहा है 2025-26 सेशन से। ठीक, क्लियर? 1 ईयर वाला जो है वो 25-26 सेशन से लागू किया जा रहा है। तो ये चीज एक तरह से सरकार करके देख रही है कि सक्सेसफुल होता है कि नहीं। हालांकि होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसे 4 ईयर होगा। +2 के बाद अगर आप करना चाहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल और एमए के बाद एक, मास्टर्स डिग्री के बाद, सॉरी एमए नहीं मतलब मास्टर्स में कोई भी आएंगे आप, तो इसके 1 साल। क्लियर? और बहुत सारा अब यहाँ पर पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 की प्रणाली स्थापित होगी। मतलब आपका 10+2 वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या आपका सिस्टम आ जाएगा, कैसा सिस्टम आ जाएगा, तो 5+3+3+4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 5+3+3+4 वाला सिस्टम आ जाएगा। मतलब प्री नर्सरी से लेकर आपका जो 12 तक होगा इसी के बीच में होगा। आया समझ में? चलिए, इसे भी मैं कभी एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है। जैसे लास्ट में आप लेंगे, ये 4 है तो 4 कौन सा होगा, 9, 10, 11 और 12, ये 4 हो गया। उसके नीचे 3 जाएंगे आप तो 6, 7 और 8, 3 हो गया। उसके नीचे जाएंगे आप 3 तो 3, 4 और 5, 3 हो गया। ठीक है, अब उसके नीचे क्या है, 5 है ना, उसके नीचे 5 है तो आपका 3 से है तो 2, 2, 1, मतलब 1 क्लास होगा। उसके बाद आपका यूकेजी होगा, एलकेजी होगा, नर्सरी होगा, प्री नर्सरी होगा। तो यहाँ से लेकर आपके यहाँ 12 तक इस तरह डिजाइन किए हुए हैं। ये 5, ये 3, ये 3 और ये 4, इस तरह से डिजाइन किए हुए हैं। क्लियर? ओडीओपी का अर्थ क्या है? यहाँ पर मतलब आपको फुल फॉर्म पूछा जा रहा है मेरे प्यारे मित्रों, फुल फॉर्म आपको पूछा जा रहा है ओडीओपी का। क्लियर? तो ओडीओपी का फुल फॉर्म क्या होगा, वन डेवलपमेंट वन प्रोडक्ट। ठीक है, वन डेवलपमेंट वन प्रोडक्ट होगा। क्लियर? तो ये आंसर आपका क्या होगा, दूसरा नंबर हो जाएगा। आया समझ में? भारत ने ये भी करंट अफेयर है तो अभी के लिए जरूरत नहीं है। ये देखिए वो थोड़ा पुराना पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने 2014 में सिग्नल ऐप विकसित किया था? अब बताओ, क्वेश्चन एग्जाम हुई है 2021 में, क्वेश्चन है वैकेंसी निकली है 18 में। अब यहाँ पर देखो क्या है कि 2014 का यहाँ पर पूछ दिया गया था। ठीक है, इसका हालांकि आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा आपका मॉक्सी मर्लिन स्पाइक। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। और मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत ज्यादा सेशन लेट हो जाता है, फिर आप ही लोग को दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के बारे में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? ये क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित थोड़ा सा एक क्वेश्चन है जो अभी अपडेटेड है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बता दूं कि यहाँ पर जो कौन सा है जो त्रुटिपूर्ण है, उस्ताद गुलाम गुलाम मुस्तफा खान को 2004 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था, ये गलत है। मतलब ये गलत होगा। ठीक है, चलिए, आपको पुरस्कार में ना ये सब क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। ये सब क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। ये भी आपको डेजर्ट नाइट 21 क्या है? डेजर्ट नाइट 21 बहुत ज़्यादा आया था न्यूज़ में कि ये क्या है भाई, क्या है? तो भारत फ्रांस के मध्य संयुक्त अभ्यास जो है, भारत और अ, भारत और फ्रांस के जो मध्य संयुक्त अभ्यास है, ये आपको उसको कहा गया था डेजर्ट नाइट 21। ठीक है, अब इसको देखिए उलझाने के लिए, डेजर्ट नाइट मतलब पूरा सूखा है, रात है, तो विदेशी पर्यटक को घुमाने का आपके लिए कितना घुमाया गया है ताकि आप इसमें फंसो। लेकिन ये भारत और फ्रांस के मध्य जो संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ था उसी का को बोला जाता था डेजर्ट नाइट 21। अगला है कोरोना विषाणु है। किस तरह का विषाणु है कोरोना? नया नया था उस समय। ठीक है, इसकी हवाएं थी, ये ताकत में था, सरकार कोरोना की थी, हम लोग घर में अंदर घुसे हुए थे। तो ये आपका क्या है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस कहलाता है, एक रज्जु की आरएनए विषाणु कहलाता है ये। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे पे मैं बढ़ूं। जीरोफेल मिशन क्या है? जीरोफेल मिशन भी उस समय का चला हुआ एक था। जीरोफेल मिशन क्या होता है?
तो जीरोफाइल मिशन राष्ट्रपति के शपथ, देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह को बिना किसी अनिष्ट के संपन्न कराने का यूएस सर्किट हाउस का एक अभियान जीरोफाइल मिशन इसी को कहते हैं। ठीक है, यूएस सेक्रेटरी सर्विस मिशन टू हॉल प्रेसिडेंशियल ऑथ टेकिंग सेरेमनी विदाउट एनी मिशअप। क्लियर? ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई टीम में यूएस के सर्जन जनरल के रूप में नामांकित किया गया है। ये भी आपके करंट अफेयर के सवाल है। हालांकि अभी भी बाइडेन साहब आ गए हैं, उसके बाद भी बदलता रहा। ये पुराना क्वेश्चन है, उसमें ये चलते थे, अभी फिर से आ गए हैं। यहाँ पर 89 क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ ऐसे क्या है। तो 89 को विवेक मूर्ति है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर आप सभी को देखने को जो मिल रहा है वो नॉर्मली करंट अफेयर है। इसके लिए मैं आपका अपना समय नहीं खराब करना चाहता। हाँ, नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सर्वम खलविदम ब्रह्मा उद्धृत है। सर्वम खलिदम ब्रह्मा उद्धृत है, किससे उद्धृत है? किससे है मेरे प्यारे मित्रों? तो ये छांदोग्य उपनिषद से है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद से। अब देखो, आप लूसेंट वगैरह में पढ़ते हो तो ये चीज उतना डीप नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा अच्छी किताब रिकमेंड करना पड़ेगा। और इस तरह के क्वेश्चन आजकल नॉर्मल हो गए। पहले तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत हार्ड कहलाते थे, आजकल ये सब नॉर्मल है। उपनिषद की मैं बात करूं तो कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कुटियम के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुटियम देखिए यहाँ पर क्या है। कुट्टियम के बारे में बता दूं कि क्या है। यह केरल की एक नाट्य कला है, बिल्कुल सही है। और यह यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है। हाँ, ये दोनों सही है, मतलब ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हुमायूं के मकबरे के बारे में। हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चार बाग शैली के बगीचे के मध्य अवस्थित है। ठीक है, चार बाग। हुमायूं का मकबरा क्या था कि चार बाग सिस्टम तो आपको उसके बाद उसके बेटे अकबर ने बनाना शुरू किया था कि भाई अकबर ने चार बाग वाला जो बनाया था। लेकिन हुमायूं बिन ने भी शुरू किया था, और उनका जो महल रहता था वो क्या होता था? चार बाग के बीच में, चार बाग के बीच में उनका महल हुआ करता था। तो यह चार बाग शैली के बगीचे के मध्य अवस्थित है किनका? हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा है जो अकबर ने बनाया। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर पर मकबरे की मुख्य निर्माण वस्तुएं हैं। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए क्या है ना कि हुमायूं का मकबरा है, तो हुमायूं का मकबरा चलिए ये तो बहुत फिर इस पे डिस्कशन करूं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। डिस्कशन में जो अपने क्वेश्चंस लाऊंगा ना, अपने क्वेश्चंस जैसे मेरे पास जितने भी मॉडल क्वेश्चंस हैं, मतलब एक लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पे मैं एक्सप्लेनेशन अच्छे से दूंगा। यहाँ पे एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन मैं भी दे रहा हूँ। कजरी गीत है, कजरी कैसी गीत है? तो उत्तर प्रदेश की वर्षा ऋतु में जो गीत गाई जाती है वही है। अब आपको ये वर्षा ऋतु कजरी गीत है, ये क्वेश्चन राजस्थान की है, तो ये राजस्थान वाली क्वेश्चन ये उत्तर प्रदेश वाला क्या कर रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको जेपीएससी में झारखंड वाला भी देखना पड़ेगा कि वर्षा ऋतु में क्या क्वेश्चन पूछा, मतलब 30 क्वेश्चन के अंदर ही आपको वो पूछे जाएंगे। तो वो सब भी देखना होगा, जो मैं आपको स्पेशल झारखंड में कराऊंगा। ठीक है, हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है। हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित निर्मित है क्या? पाषाण। पाषाण। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। उनको 1924 में कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। क्या ये बात सही है? बताइए। 1924 में, अब जो लूसेंट पढ़ते होंगे उनको तो पता ही नहीं चलेगा ये सब क्वेश्चन कहां से आया हुआ है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, 1924 में कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति किया गया। देखिए मैं पहले भी बता देता हूं, यहाँ पर एसीएफ मतलब रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर और एसीएफ दोनों की वैकेंसी कंबाइन में ये एग्जाम लिया गया था। तो ये क्वेश्चंस लेवल और मतलब एक इजी लेवल से एक टफ लेवल तक दोनों दिया हुआ है। तो कम वाला आरएफओ के लिए हो मान के चलो, और एसीएफ के लिए है तो टफ क्वेश्चन देता है, ताकि इसमें इन लोग को लिस्टेड करने में बहुत आसानी हो। 1924 में कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था, ये बात पॉल बिल्कुल सही है। वे 1930 में कलकत्ता नगर निगम के मेयर चुने गए थे, ये भी बात सही है। और ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पुरातात्विक स्थल बागौर अवस्थित है।
बागौर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? सबसे पहले आपको जानना होगा मेरे प्यारे मित्रों कि ये बागौर है कहाँ। ये बागौर आपके कहाँ पर है? तो ये है आपके राजस्थान में। राजस्थान में। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो कोठारी नदी के किनारे है। ठीक है। अब सभी को पता है कि लूनी, बनास, चंबल तो आपका यूपी में है, बाकी ये बनास वगैरह सब उधर से ही आती है, राजस्थान से। कोठार नदी के किनारे बागौर जो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, कछावा राजवंश के अधोलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। कछावा राजवंश, देखिए कितना डीप क्वेश्चन, बहुत ज्यादा जैसे जिनके लिए हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री पढ़ते होंगे, जिनका ग्रेजुएशन होगा, मास्टर्स में होगा, जिनका कमांड होगा, उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बाकी जो नॉर्मल पढ़ते होंगे उनके लिए एक ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। तो काल क्रमानुसार क्या होगा? सबसे पहले भगवंत दास है। ठीक है। ये ना, उसके बाद मान सिंह प्रथम आया था, भाव सिंह आया था, जय सिंह सबसे लास्ट में आया था, ये भी बात सही है। जय सिंह सबसे लास्ट में आया था और भगवंत सिंह सबसे पहले आया था। तो एक पहला पहले रखते हैं तो ये कटता है और ये कटता है, तो लास्ट लास्ट ये है, लास्ट ये कट जाता है, मतलब आंसर आपका इसका एक मिनट, मैं रिचेक कर लूं कि आंसर, हाँ आंसर सही है इसका। चलिए आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है, आपको मिलाना है। ये अंतिम क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह, ये पूछ रहा है 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, विद्रोह हुआ था, उसमें आपको पूछ रहा है कि कहां से किनका नेतृत्व के बारे में पूछ रहा है। तो बाबू कुंवर सिंह ये बिहार से थे, जगदीशपुर से। लक्ष्मीबाई झांसी से थी। नाना साहिब मुंगेर से नहीं थे। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। नाना साहिब मुंगेर से नहीं थे। नाना साहिब कहाँ से थे? तो एक थे कानपुर से। कानपुर से। इन्हीं को नाना साहब को क्या बोला जाता है? तो धोंतू धोंतू पंडित या पंथ। ठीक है, धोंतू पंडित या पंथ बोला जाता है। आए समझ में? तो चलिए आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी बता दूं कि 150 क्वेश्चन आपके जेपीएससी में पूछे जाएंगे। किसी तरह का संदेह नहीं करना है आपको कि यहाँ पर क्या होंगे। मैं वैसे क्वेश्चंस को करा रहा हूँ जो एकदम 100% क्वेश्चन जो हिट करने वाले हैं आपके डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा है कि डायरेक्ट राजस्थान यूपी वाला क्वेश्चन को कॉपी किया जा रहा है यहाँ पे, और क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पर क्या है ना कि थोड़ा बहुत यहाँ पर फेरबदल कर दिया इस क्वेश्चन में और इसी को दे दिया। अगर आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़ चुके हैं तो आप बना लेंगे। तो ये यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह का एक्सप्लेनेशन का जरूरत भी होता है, तभी हो पाएगा। चलिए सेशन आपको कैसा लगा प्लीज एक बार कमेंट करके बताएंगे। जो भी आप लोग देखते हैं कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा। लाइक तो जरूर करेंगे, और क्या है कि सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्या करेंगे? सब्सक्राइब। क्लियर? सब्सक्राइब करेंगे और आप अपनी जागरूकता दिखाते हुए शेयर करेंगे। अगर आप कुछ लोग देख रहे हैं सोचते हैं कि मैं नहीं करूं कोई और कर देगा, तो इससे क्या होगा? व्यूज गिरता है। और मैं ये दूसरा पार्ट है, फाइनल पार्ट है इसका। अब ये एक इसका 2 पार्ट मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट जो भी होगा मैं कोशिश करूंगा उसको एक ही पार्ट में खत्म करने का। हालांकि एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो एक पार्ट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये दोनों के व्यूज और दोनों के रिस्पॉन्स में देखने के बाद ही करूंगा, नहीं तो फिर ऐसे समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। क्लियर? चलिए, एक समय होता जा रहा है और सभी को शुभ रात्रि।